पिछले क्लास में हम सब पढ़े थे डिफेक्ट इन सॉलिड। तो डिफेक्ट इन सॉलिड में दो गो मेरा हो गया था। एक हो गया था स्टोइकियोमेट्री और दूसरा हो गया था नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में 4 सॉलिड के बारे में पढ़े। कितना सॉलिड के बारे में? पहला पढ़े क्या? वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा पढ़े इंटरसाइटियल डिफेक्ट। तीसरा पढ़े शॉर्टकी डिफेक्ट और चौथा पढ़े फ्रैंकल डिफेक्ट। उसी तरह से जब नॉन स्टोइकियोमेट्री की बात किए थे तो नॉन स्टोइकियोमेट्री भी 2 तरह के पढ़े। एक पढ़े मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसके 2 कंडीशन थे और दूसरा पढ़े मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जिसके भी 2 कंडीशन थे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तीसरा पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट का इंप्योरिटी डिफेक्ट जिसको कहते हैं अशुद्धता दोष। कौन दोष कहते हैं? तो देखिएगा पढ़ रहे हैं क्या। इंप्योरिटी डिफेक्ट इन सॉलिड ठोसों में अशुद्धता दोष। ठोसों में कौन दोष? अशुद्धता दोष। ये अशुद्धता दोष क्या है? तो देखिए कितना अच्छा है ये, और इनको कैसे हम सब क्लियर कर लेंगे। एक क्रिस्टल लेते हैं NaCl और दूसरा क्रिस्टल लेते हैं SrCl2। समझे ना? एक लिए NaCl और दूसरा लिए SrCl2। ऑलरेडी आपको पता ये भी है कि सोडियम के तुलना में स्ट्रोंशियम का आकार जो है बड़ा है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 में आते हैं और ये ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, और ये तीसरा पीरियड में आते हैं तो ये 5वां पीरियड में आते हैं। समझे ना? तो देखिए ग्रुप नंबर 1 में हम बताए थे हाली ना कर रब से फरियाद। तो ना मतलब सोडियम। अब इसमें आइएगा बेटा मांगे कार स्कूटर। स्कूटर है ये, बाप राजू, ठीक ना? तो इसी तरह से जब दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं, तो उस क्रिस्टल में क्या होती है ना कि सोडियम के 2 आयन गायब हो जाते हैं और स्ट्रोंशियम के 1 आयन उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं। कुछ हो जाते हैं? रिक्त हो जाते हैं। समझे ना? अब इसके लिए हम देखिए आपको बताते हैं होता है क्या कि जब सोडियम क्लोराइड को तोड़ते हैं तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस। जब स्ट्रोंशियम को तोड़ते हैं तो Sr पर 2 प्लस और 2Cl पर माइनस। इसको कहने का अर्थ है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, क्लोरीन 1 को लेता है, तो स्ट्रोंशियम 2 को त्यागता है और 2 क्लोरीन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है। समझे ना? तो इस तरह से कैसे इसका एडजस्टमेंट करते हैं देखिएगा। Na पर प्लस Cl पर माइनस, Na पर प्लस Cl पर माइनस, NaCl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। यहां पर आओ Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। यहां पर आओ Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अब देखो हम इसमें क्या किए ना कि पहले जो अरेंजमेंट किए NaCl का किए, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2 गो Na को गायब कर रहे हैं। के को 2 गो। देखो एक यहां से और कहीं एक और ले लो, यहां से गायब करते हैं। अब कहीं एक जगह पर 1 स्ट्रोंशियम डाल देते हैं। Sr गायब किए हैं के गो Na। देखो Na प्लस 2 गो गायब किए हैं और स्ट्रोंशियम के गो दे दिए हैं 1 गो। अब बताना यहां पे हुआ क्या? हुआ कि ऑलरेडी पहले से Na प्लस के गो था, तो 1 2 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12। Cl माइनस के गो था तो 12 गो।
एक Na में केगो इलेक्ट्रॉन है? एगो। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल के हम दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो 12 गो में केगो हो जाएगा? 12। उसी तरह एक क्लोरीन में एगो, तो 12 में केगो हो जाएगा? 12। पहले से क्या है? न्यूट्रल है। ऑलरेडी पहले से क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। जब हम इसमें कोई मेजबान परमाणु स्ट्रोंशियम को डाले तो स्ट्रोंशियम क्या किया ना कि 2 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर दिया। कितना? एक स्ट्रोंशियम गया तो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा। क्या इलेक्ट्रॉन को छोड़ा? 2 इलेक्ट्रॉन को। सोडियम जब एक जाता था 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता, अब 2 को निकला था, क्या इलेक्ट्रॉन लेके निकला? 2 को नहीं निकला, तो 2 को ये लेके निकल गया और 1 स्ट्रोंशियम आया था, 2 इलेक्ट्रॉन दे ही दिया। तो बाद में क्या हुआ कि सोडियम Na प्लस जो है 10 को हो गया, क्लोरीन माइनस जो है 12 हो गया, Sr2 प्लस जो है 1 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन हम जोड़ते हैं तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया? 12। अब बताना क्लोरीन में भी कितना है? 12। न्यूट्रल हो गया कि ना हो गया? कंपाउंड न्यूट्रल है, लेकिन बताओ यहां पर एगो स्थान रिक्त रह गया कि नहीं रह गया? रह गया कि नहीं रह गया? यह स्थान कौन रह गया? रिक्त रह गया। तो ये रिक्त स्थान को ही कहा जाता है, इसके कारण जो दोष उत्पन्न हुआ उसी दोष को कहा जाता है इंप्यूरिटी दोष। कौन दोष कहा जाता है? इंप्यूरिटी दोष। अब यहां पर एक बात और समझते हैं कि जब रिक्त स्थान हुआ इसका मतलब क्या है? इसका चालकता बढ़ गया होगा? नहीं, डेंसिटी घट गया होगा। इस तरह की घटना तो हमें किया है। तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होते हैं उसी दोष को कौन दोष कहा जाता है? अशुद्धता या इंप्यूरिटी। कोई दिक्कत ना? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। अब देखते हैं यहां पे ये जो हम पढ़े ना, ठोस में दोष पढ़े। अब आगे जब चलते हैं हम तो नेक्स्ट टॉपिक आती है क्या? नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों के चुंबक वैद्युतीय गुण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ठोसों के वैद्युतीय गुण। ठीक है ना? तो देखिएगा, ठोसों के वैद्युतीय गुण मतलब ठोस के वैद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखिएगा, सबसे पहले चलते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहले बात किया जाता है करंट का, कि कुछ ऐसे ठोस हैं जिनमें से करंट आसानी से प्रवेश कर जाता है, कुछ ऐसे ठोस हैं जिनमें से करंट धीरे धीरे फॉलो करता है, और कुछ ऐसे ठोस हैं जिनमें से करंट फॉलो करता ही नहीं है। जैसे लकड़ी, क्या लकड़ी में हम करंट देंगे उस साइड में प्रवेश कर जाएगा? नहीं करेगा। तो ऐसे सॉलिड को, ऐसे ठोस को कहा जाता है इंसुलेटर। कौन कहा जाता है? इंसुलेटर, जिसको हम सब कहते हैं वैद्युत रोधी। कौन कहा जाता है? वैद्युत रोधी का मतलब हुआ जो विद्युत का रोधन कर दे, माने रुकावट कर दे, रोक कर दे, उसी को वैद्युत रोधी। चालक, कंडक्टर जिसको कहते हैं, जो आगे बढ़ाते रहे, आगे कुछ करते रहे। बस में नहीं देखते हैं कंडक्टर का काम कुछ है? ठोकते रहना बस को, नहीं, बढ़ते रहो। कुछ करते रहो, बढ़ते रहो। उसी तरह सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं ना कि धीरे धीरे रुका चला, रुका चला, रुका चला, मैंने यहां पर रुकावट की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने धीरे धीरे प्रवेश करते रहना है, जिसका रेंज विद्युत रोधी और चालक के बीच में होती है, उसी को कहा जाता है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। तो 3 वर्ड यहां पर हम अभी देखेंगे, एक है चालक, दूसरा है विद्युत रोधी और तीसरा है अर्धचालक। तीसरा कौन है? देखिएगा, पहला चालक जिसको हम सब कंडक्टर कहते हैं। कौन कहते हैं? कंडक्टर। दूसरा पढ़ेंगे विद्युत रोधी, विद्युत रोधी जिसको इंसुलेटर कहते हैं। कौन कहते हैं? इंसुलेटर। और तीसरा अर्धचालक, तीसरा कौन है? अर्धचालक, जिसको हम सब सेमी कंडक्टर कहते हैं। कौन कहते हैं? सेमी कंडक्टर। पहला देखिएगा, चालक क्या है? तो वे ठोस जिनमें से विद्युत धारा आसानी से
प्रवाहित हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं। और इसकी चालकता, और इसकी चालकता 10 के पावर 4 पर ओम पर मीटर से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर होती है। क्या कोई दिक्कत है? हम बोले क्या, वैसे ठोस जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवेश कर जाए उसी को कहा जाता है चालक। अगर पूछेगा इसका रेंज, इसका परास, इसकी चालकता क्या होती है, तो बोल सकते हैं 10 के पावर 4 पर ओम पर मीटर से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर तक होती है। समझे? चलिए, विद्युत रोधी वे ठोस जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होता है, नहीं होता है, को कहा जाता है विद्युत रोधी, को कहा जाता है। अब देखो, इसकी चालकता जो होती है, इसकी चालकता 10 के पावर -20 पर ओम पर मीटर से 10 के पावर -10 पर ओम पर मीटर तक होती है। समझे? देखो कितना आसान वर्ड बोल रहे हैं कि जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाहन हो जाए उसको चालक कहेंगे, जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होता है उसको विद्युत रोधी कहते हैं, और जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाहन धीरे धीरे होता है, कुछ कुछ होता है। नहीं तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वैसे ठोस जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होती है, जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होती है। लिखो, वैसे ठोस जिनकी चालकता, जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के, विद्युत रोधी के बीच में होती है, बीच में होती है, तथा इनकी चालकता, इनकी चालकता 10 के पावर -6 पर ओम से, पर ओम पर मीटर से 10 के पावर 4 पर ओम पर मीटर होती है। समझ गया ना? तो ऐसे ठोस को कहा जाता है अर्धचालक, को कहा जाता है। तो देखिए, आपको तो पता हो गया होगा कि ठोस के वैद्युतीय गुण 3 तरह से प्रदर्शित होती है। पहला पढ़े चालक, दूसरा विद्युत रोधी, तीसरा अर्धचालक। अब अर्धचालक में चलेंगे ना, तो अर्धचालक 2 तरह से प्रदर्शित होता है। एक होता है N प्रकार के अर्धचालक, तो दूसरा होता है P प्रकार के अर्धचालक। समझे ना? तो यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसको चालक, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो विद्युत रोधी, और जिसमें से विद्युत धारा धीरे धीरे प्रवाहित हो, या तो जिसकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होती है उसको क्या कहा जाता है? अर्धचालक। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए।